हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने मैं आया हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ काम में मैं लगा हुआ था जो मैं बार बार आप लोग से कह रहा था कि बहुत जल्द मैं एक समय ऐसा आऊँगा कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस के बेसिस पे आऊँगा, ठीक है ना। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है दोस्तों, वो मैं क्लास के लास्ट में या मिड में आपको मैं बताऊंगा कि वो बिग सरप्राइज़ क्या है। तो आज का जो सेशन है ना, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम। मैं स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन लूँगा जहाँ से आपको मैं सिखाने की पूरा कोशिश करूँगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे लेना है। अक्टूबर में सारे 10th के बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है। अगस्त का ऑलरेडी 9 दिन ख़त्म है। अगस्त के बाद सितंबर, 1 महीने के बाद आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। वो भी क्वेश्चन होगा MCQ के फॉर्म में। तो जो लड़के जब तक सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे उनको कभी भी जीवन में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 ऑप्शन है तो आपको टिक लगा देना है और निकल जाए। सर क्वेश्चन है, इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 5n-2, तो कहा गया आपको फर्स्ट टर्म बताइए सर, कॉमन डिफरेंस बताइए सर, और 19th टर्म बताइए। तो कभी भी AP में याद रखिएगा स्टूडेंट कि सर अगर जनरल फॉर्म दिया हो, जनरल फॉर्म कहने का मतलब जहाँ एक्सप्रेशन में n मौजूद हो या कोई अदर वेरिएबल मौजूद हो तो उसको जनरल टर्म मैं कहता हूँ AP में। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का मैं जो बेस्ट अप्रोच होता है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। सर ये क्या दिया, nवां टर्म दिया, TH लग गया, इसका मतलब TN का वैल्यू दे रखा है। तो आप फटाफट मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे सर, है ना। TN बराबर डायरेक्ट आपको दे दिया है 5n-2। अगर जीवन में याद रखिए nth टर्म मालूम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, n के जगह के पर एक बार 1 पुट कीजिए। तो सर 5 × 1 माइनस का 2, आप बोलेंगे सर 5 - 2, फाइनली आ गया T1 का वैल्यू 3, है ना। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि सर मेरा जो फर्स्ट टर्म है ना वो कितना आ गया, 3। दूसरा बात करेंगे क्या, सर अगर फर्स्ट टर्म n के जगह पे 1 पुट किए तो फर्स्ट टर्म मिला, n के जगह पे 2 पुट कर दीजिए। नाउ T2 बराबर, है ना। तो सर n के जगह पे हमको 2 पुट करना है। तो 5 × 2 = 10 माइनस का 2, यहाँ से आ गया 8। तो देयरफॉर सर T2 का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 8 आ गया। सर कॉमन डिफरेंस निकालना है ना हमको, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, तो मैंने आपको बता रखा है सर, है ना, कि सर T2 में से T1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर T2 में से T1 को घटाएंगे तो 8 माइनस हो गया 3, तो आपका यहाँ से सर सेकेंड टर्म भी, कॉमन डिफरेंस भी निकल कर आ गया 5। अब आप बोलेंगे सर कि हमको 19वां टर्म निकालना है, तो कुछ नहीं है, आप इस बार n के जगह पे 19 पुट कर दीजिए। तो नाउ ऑल्सो T19 निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ पे 19 पुट कर देंगे n के जगह पे, 19 × 5 = 95 और -2 करेंगे तो 93। अब कोई लड़का बोलेगा ना जी सर ना, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे बनाएंगे जैसे आप बताए थे कि सर T19 निकालना है। तो आप बोले थे कितना D, इससे 1 D कम, तो 18D। सर फर्स्ट टर्म कितना है, तो आप बोलेंगे 3। सर कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 5। तो सर 18 × 5 = 90 और 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93। और इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो जैसे आपको बनाना है आप वैसे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि सर ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया अर्थमेटिक का जेन्युइन क्वेश्चन। इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9, अगर किसी AP का 7वां टर्म 1/9 है एंड इट्स 9th टर्म इज़ 1/7 और उसका 9वां टर्म 1/7 है, तो आपको बताना है कि सर 63rd टर्म उस AP का क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है AP का, इसको मैं कहता हूँ, है ना, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। और आप देखेंगे सर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम का आएगा ना, तो आपको वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। इसका मतलब सर आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 कंडीशन है तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, आप जीवन में एक बात याद रखिएगा, जिस लड़का को अगर AP में
ठीक है ना। अगर फर्स्ट टर्म निकालने आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालने आ गया, मजाल है उसका एपी में कोई क्वेश्चन छूट जाए, कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो आप पहले ये कोशिश करेंगे कि कोई भी आपको सर वर्ड प्रॉब्लम दिया हो एपी का, सबसे पहले है ना यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट दी है ना फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, है ना। अगर आप एक बार है ना अगर आप फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं रहेगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई। आइए एक एक कर कर सीखते हैं। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है, ध्यान से करिएगा। कहता है सेवेंथ टर्म किसी एपी का 9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे क्या सर T7 क्या है 1/9 है। चूँकि वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं और वो भी MCQ का क्वेश्चन आना चाहिए, आ रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको MCQ सॉल्व करने का अप्रोच भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं, क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा आपके पास। 90 मिनट रहेगा 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 10 नंबर आपके इंटरनल असाइनमेंट से मिलेंगे स्कूल की तरफ से, तो इस बार स्कूल के पास मात्र 10 नंबर का ही चांसेस है देने का इंटरनल, बाकी 40 नंबर आपके है ना CBSE के द्वारा मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा। सर T7 1/9 है। अब आप बताइए सर सेवेंथ टर्म 1/9 है, तो T7 मतलब कितना D? तो आप बोलेंगे हमारे साथ सर A + 6D, जितना 7 है उससे 1 D कम, 7 है तो 6D लिख रहा है ना, ये 1/9 आया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एंड बगल में लिखिए क्या बोला सर, 9th टर्म किसी एपी का 1/7 है। सर T9 मतलब कितना होता है, तो A + 8D बराबर 1/7। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए कि सर यहाँ भी A यहाँ भी A, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप बोलेंगे सर 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो आप बोलेंगे वेरी गुड, A + 6D बराबर 1/9 और A + 8D बराबर 1/7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, A से A तो कट जाएगा, माइनस का 8D में से प्लस का 6D जाएगा तो माइनस का 2D, और सर 1/9 में से घटा देंगे 1/7। बात समझे? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए इधर क्या बचा, माइनस का 2D, इधर 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे सर 63। 9 के टेबल में 63 कितनी बार में, 7 बार में, और 7 1 जा 7। सर 7 के टेबल में 63 कितनी बार में, 9 बार में, और 9 1 जा 9। तो माइनस का 2D माइनस का 2/63। आप बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देयरफॉर सर D का वैल्यू आ गया 1/63। अब D का वैल्यू आ गया तो हमने क्या बोला सर, पूरे एपी में आपको 2 ही काम करना है, एक फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है और एक कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, अब फर्स्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में D का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V है क्या है दोस्तों, A + 6D बराबर 1/9। तो एक तो हमको निकालना है, D का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है ना 1/63 बराबर 1/9। बहुत बढ़िया सर, आगे अब कैसे सॉल्व करें, तो आप बोलेंगे सर ठीक है इसको सॉल्व करना है तो 6 1 जा 6/63 बराबर 1/9। इसको प्लस को उधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे सर माइनस हो जाएगा, तो 1/9 माइनस 6/63। आप बोलेंगे सर 9 और 63 का एलसीएम, आप बोलेंगे 63। सर कितनी बार में कटेगा 9 के टेबल से, 7 बार में, और 7 को जब 1 से गुना करिएगा तो 7। सर 63 के टेबल से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, और 1 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6। तो यहाँ से फाइनली A का वैल्यू आ गया 1/63। सर तो आपने D का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आपने A का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, 63वां टर्म बताइए एपी का। ठीक है, कौन सा टर्म दोस्तों, T63। अब T63 मतलब कितना D, तो आप बोलेंगे सर A + 62D, A का वैल्यू 1/63, 62, D का वैल्यू 1/63। यह आ गया 1/63, 62 1 जा 62 और /63 एलसीएम लेंगे सर दोनों का तो 63। यहाँ पे दोनों जुट गया ना, तो यह आ गया 63/63 कैंसिल, और यहाँ से 1। तो देयरफॉर T63 का जो वैल्यू आया दोस्तों वो 1 के बराबर आया। बताइए कितना बड़ा सवाल और कितना छोटा इसका आंसर है।
और ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा आपका +1, दूसरा रहेगा -1, तीसरा रहेगा 0, चौथा रहेगा 2। समझ रहे हैं दोस्तों। अब जो लड़का अगर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेगा तो कभी जीवन में उसे ऑब्जेक्टिव बनने की उम्मीद है क्या? अरे ऑब्जेक्टिव को ही बनाने के लिए आपको इतना ही कैलकुलेशन करना होगा, है ना। बस इसमें लिखावट वाला जो काम धाम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि सर एकदम बउआ टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। 10th के बच्चे हैं तो वो 10th के स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट टू हाई नहीं होगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट सवाल को भी सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोच आना चाहिए जेन्युइन तरीके से कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द 4th and 8th टर्म। अब यहाँ सम की बात कर रहा है दोस्तों। सम माने हमने बता रखा है प्लस होता है मैथमेटिक्स में। तो सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24, ठीक है ना। और इज माने मैंने बता रखा है सर कि इज माने क्या होता है दोस्तों, बराबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा आपको बोला जा रहा है ना, आप वैसा कीजिए। सर क्या बोला, T4 प्लस T8 इन दोनों का सम कितना दिया है दोस्तों, इज मैंने बराबर कितना के 24 के। अब आप मेरे साथ बोलिए सर T4 मतलब A प्लस कितना डी, 3D। सर 8th टर्म मतलब A प्लस कितना D, 7D, ये बराबर 24। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए फटाफट। A सर 2A, 3D 7D सर 10D बराबर कितना के दोस्तों 24। कॉमन क्या है दोनों में, तो तुम बोलोगे सर 2 कॉमन है, तो यहाँ A और 2 5 जा 10, ठीक है ना। बराबर कितना के सर 24 के, है ना, क्योंकि 2A जा 2 और 2 को जब 5D से गुना करें 10D आएगा, तो 2 कॉमन था। अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो 12 आ गया। तो सर फाइनल इक्वेशन आ गया A प्लस 5D बराबर 12, ये पहला इक्वेशन। एंड अब क्वेश्चन में पढ़िए सर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। सर सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म किसी AP का कितना है, 44 है। सर T6 माने कितना D हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 5D। सर T10 मतलब कितना D हो गया सर 9D बराबर कितना के बोलेंगे 44 के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर A कितना A, सर 2A प्लस 5D 9D, सर 9 5 14D और यहाँ पे हो गया 44। सर क्या कॉमन है, सर 2 कॉमन है, तो A प्लस 7D बराबर कितना दोस्तों 44। कैंसिल कीजिए, कितनी बार में कटा, 2 2 22 बार में, तो A प्लस 7D बराबर 22। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को घटा दें तो आपका काम बन जाएगा सर। तो पहला इक्वेशन को लिखिए सर A प्लस 5D बराबर कितना के है 12 के। सेकंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 7D ये बराबर है 22 के। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, A से A क्या हो गया दोस्तों, कट गया। माइनस के 7D में से 5D जाएगा तो माइनस का 2D। सर माइनस 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 10 बचेगा दोस्तों। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल से 10 बार में, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया 5। अब पूरे AP में तो 2 ही चीज़ चाहिए, एक D का वैल्यू और एक A का वैल्यू। तो इस D का वैल्यू पहले इक्वेशन में डालिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर A प्लस 5D बराबर 12 के था ना। D का वैल्यू आया है आपके पास 12, नहीं D का वैल्यू है 5, तो D की जगह पे हमने 5 रखा बराबर 12 करा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर A प्लस 5 5 जा, आपने बोला 25 बराबर 12। सर ये 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हटाइए, तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया तो 1, तो सर A का वैल्यू निकल गया। अब आपसे क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर। तो पहला तो फर्स्ट टर्म तो -13 ही हो गया दोस्तों। अब इसमें ये D जोड़ते जाइए, तो -13 में +5 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है ना, तो ऐसा निगेटिव में 13 में से 5 गया तो 8, तो सेकंड टर्म -8 आया। इसमें फिर 5 जोड़िए दोस्तों, तो -8 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है इसलिए आंसर निगेटिव आएगा। -8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3।
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा, एक एक बातें समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और जो इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे 10th का काफ़ी सारा वीडियोस पड़ा हुआ है दोस्तों, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल की मैंने पढ़ा रखी है आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन फ्री में कोई चीज़ मिलता है तो शायद लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप जेन्युइन तरीके से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ के है ना या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप आराम से मेरे वीडियोस को देखिए और सीखिए। बहुत अच्छे लेवल की मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है किसी लड़का या लड़की को अगर इस चैप्टर से, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सर मुझे उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं सारे क्वेश्चन लूँगा, एक एक कर सभी को मैं बता दूँगा, ठीक है। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, बोर्ड पे आप लोग फिर से क्वेश्चन देख रहे होंगे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सर इफ़ 7 टाइम्स, मैं आज वही क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक बार अगर आप हमसे वर्ड प्रॉब्लम सीख लेते हैं तो फिर आपको कहीं किसी से कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप इत्मीनान रखिए और अब आप लोग रेगुलर तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होता है किसी भी स्टूडेंट को तो डायरेक्ट नंबर डिस्प्ले होते रहता है स्क्रीन पे, आप हमको फ़ोन कीजिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप वही क्वेश्चन पूछिएगा जो मैं इस चैप्टर से भी पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ तो आप मेंसुरेशन से पूछ रहे हैं, आप ट्रिगो से पूछ रहे हैं। जिस समय मैं ट्रिगो पढ़ा रहा था तो मैं आपसे बार बार कहता था कि किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है ना। पूछने वाला पूछा, नहीं पूछने वाला नहीं पूछा, ठीक है ना। अब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो वो जेन्युइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पे आपसे, ठीक है ना, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ने वाले को बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, और पढ़ने वाले को जेन्युइन तरीके से मार्क्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग सतर्क हो जाइए। अब कोई लड़का बहस करेगा, सर ये MCQ का क्वेश्चन है तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आप बताइए, आपसे पहले कोई एग्ज़ाम दिए हैं क्या, है ना, नहीं ना दिए हैं, ठीक है ना। आप खुद देने वाले हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ 4 ऑप्शन रहेगा और क्या रहेगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। आइए, लेकिन हाँ थोड़ा सा फास्ट अप्रोच होना चाहिए, ठीक है ना, तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। उसके लिए मैं आपको हूँ ना, सिखा रहा हूँ, आप सीखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एन AP, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला समझ में नहीं आया। अरे टाइम्स माने क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखिए मेरे साथ साथ, क्या बोला सर, 7 टाइम्स किसका, 7th टर्म, 37 इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एन AP। क्या बोला कि सर 7 टाइम्स किसी AP का T7 है ना, 7 टाइम्स दी 7th टर्म, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, 7th टर्म का, इज इक्वल टू 11 टाइम्स दी 11th टर्म ऑफ एन AP। तो कहा गया कि सर 18वां टर्म बताइए। अच्छा सर 18वां टर्म कह रहा है निकालने के लिए, मतलब A प्लस कितना D, 17D का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यही ना दोस्तों। तो अगर हमको A मालूम है, D मालूम है सर, तो सवाल ख़त्म है। अब आइए यहाँ पे, सर 7 T7 मतलब कितना D, आप बोलेंगे सर A प्लस 6D। सर T11 मतलब कितना D, A प्लस 10D, जितना है उससे 1D कम, ठीक है। जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा AP में। सर 7 इंटू A करेंगे तो 7A आएगा, प्लस सर 7 इंटू 6D करेंगे तो 7 छक 42 42D आएगा। सर 11A और यहाँ 11 10 110D। कोई बात नहीं, सॉल्व करो। सर 7A में से माइनस का 11A कीजिए और 110D में से माइनस का 42D कीजिए। बहुत बढ़िया सर। नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है सर, नेगेटिव में आएगा, 11 साथ गया तो बोलेंगे फॉर 4A।
अच्छा सर, 110 में से अगर हम लोग 42 घटाएं तो 10 में से 2 गया 8, बहुत बढ़िया सर। 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा, नहीं 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6। वेरी गुड सर। तो यहाँ आ गया आपका 68। पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा था इसलिए आंसर पॉजिटिव में आया। अब आप क्या बोलेंगे सर, ये -4 ए में मल्टीप्लाई है तो -4 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -4 से, काटिए। आप बोलेंगे सर 4 एकम 4 है ना, 4 7 28, तो ए का फाइनल वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -17। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ डी छूट गया था तो आप डी लिखते चलें। ठीक है, तो ये आ गया ए का वैल्यू कितना दोस्तों, -17D। अब आपको जो निकालना था उसको लिखिए। आपको निकालना था क्वेश्चन में सर T18 का वैल्यू, तो सर T18 मतलब कितना D, a + 17D, और a का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, -17D। यहाँ -17D पुट कर दीजिए, अब +17D। सर 17D से 17D खत्म, देयरफॉर अब आप कह सकते हैं सर T18 का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, अब बात को समझ में आ रहा होगा, है ना, कि सर सवाल कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। आपको फिर से 4 ऑप्शन रहेगा, 1 -1 0 2। तो जिसका ऑप्शन सर 0 है वो टिक करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं ना, है ना। इसमें कहीं भी मैं लिख नहीं रहा हूँ कि क्या लेट करना है क्या नहीं लेट करना है। ये लेट वेट करने वाला जो एग्ज़ाम है ना वो आपका मार्च में होगा, तो वहाँ पे आप सीखेंगे हमसे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं MCQ के पैटर्न को देखते हुए मैं आपको तेज़ी से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि सर अगर सब्जेक्टिव भी आएगा ना तो हार्डली 1 से 2 मिनट में मैं सवाल को ख़त्म कर दूँगा। और ये लोग आप लोग खुद कॉन्फिडेंस आप लोग का बढ़ेगा दोस्तों, है ना। कुछ समय दीजिए मुझे, है ना। जब तक आप मुझे समय नहीं दीजिएगा, है ना, तो थोड़ा दिक्कत होगा। अभी तक देखिए मैं आप ही लोग के लिए व्यवस्था कर रहा था और उसी में लगा हुआ था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड क्वालिटी A+, ठीक है ना, वीडियो क्वालिटी A+, टीचिंग क्वालिटी A+, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। अगर आप हमको पकड़ ले रहे हैं तो मेरे साथ एकदम पीछे पीछे चलते चलिए, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आपका जो दूसरे लड़कों से आपका जो नॉलेज है ना वो काफ़ी ऊपर रहेगा, बहुत अच्छा लेवल का रहेगा। बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए लाइफ में, ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे। सर इन अ गिवन AP इफ़ द pth टर्म इज़ Q एंड qth टर्म इज़ P देन सो दैट nth टर्म इज़ P + Q - n। अब बहुत सारे लड़कों का सवाल होगा सर कि सर ये तो सवाल है सो दैट का, क्या MCQ में ये क्वेश्चन आएगा। हम कहेंगे अरे भाई अभी मैं ना करवा रहा हूँ सो दैट, लेकिन अगर इसको MCQ में बनाना रहेगा तो मैं यहाँ सो दैट हटा दूँगा और कहूँगा देन nth टर्म बताइए क्या होगा, फाइंड इट्स nth टर्म। तो आपको याद रहना चाहिए कि nth टर्म क्या होगा, P + Q - n। अब यहाँ पे सर P Q और n में कि P और Q में है, हो सकता है वहाँ A और B में दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। आप आराम से याद रखिए, यहाँ A लिखिएगा, यहाँ +B और माइनस का n, क्योंकि nवां टर्म तो n ही रहेगा तो n ही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, कुछ भी वेरिएबल चेंज करें, ठीक है ना। तो आप ये मत देखिए कि सर ये सो दैट है तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अरे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ हूँ सब्जेक्टिव के रूप में कि सो दैट, लेकिन वहाँ पे सो दैट नहीं कहेगा, वहाँ कहेगा फाइंड इट्स nth टर्म। तो वो nवां टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे अगर जिस लड़का का रटा हुआ रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, तो उसको तो रटा जाता है क्वेश्चन कि P + Q - n। अगर A और B में दिया हुआ तो A + B - n। अब बात समझ रहे हैं। X और Y में दिया रहेगा तो X + Y - n। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बड़ी बात है। आइए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। सर मेरे साथ सॉल्यूशन करेंगे। कहा गया कि अगर pth टर्म मतलब TP जो है वो Q के बराबर है, इज मने बराबर Q के है, एंड इधर क्या बोल रहा है qth टर्म जो है वो P के बराबर है। सर TP मतलब फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि जनरल फॉर्म में है, नंबर तो है नहीं कि एक डी कम कर देंगे आप, तो आप कहेंगे सर A + P - 1 × D = Q। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या बोलेंगे सर
कि a प्लस n के जगह पे q है तो q माइनस वन इंटू डी बराबर p। अरे भाई tn का फॉर्मूला याद है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ n है तो n हो गया, यहाँ q है तो यहाँ q हो गया, यहाँ p है तो यहाँ p हो गया। सेम फॉर्मूला, इसी पे मैं बस इसको ब्रेक कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। आइए आगे बढ़िए। सर अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर आपको जनरल फॉर्म का सवाल मिलता है जहाँ वेरिएबल ही वेरिएबल हो, नंबर नहीं हो, इससे पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम मैं करवा रहा था वो था नंबर बेस्ड। अभी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है आपका वेरिएबल बेस्ड है, तो इक्वेशन वाला ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे, नंबर नहीं दिख रहा होगा। तो कभी भी सवाल अगर वेरिएबल का आए ना, तो आप जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर करेंगे दोस्तों तो बस साइन गया, सवाल गया। आइए सीखिए मेरे साथ एक एक कर कर, ठीक है। सर सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ना, इस डी को इन दोनों में गुना करो। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखने से क्वेश्चन लग रहा होगा भारी, लेकिन सर हार्ड कुछ नहीं होता है, गुना करो। सर डी का अगर पी में गुना करेंगे तो पी डी, ये प्लस में ये माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। और डी का जब 1 में गुना करेंगे तो डी, ये बराबर क्यू। ठीक इधर भी यही काम करो। सर ए डी का गुना क्यू में करोगे तो क्यू डी, और डी का गुना 1 में करोगे तो माइनस का डी बराबर पी। वेरी गुड सर। अब आपका ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं। क्या 1 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को घटा देते हैं, क्योंकि ए कट जाएगा। तो ए प्लस पी डी माइनस का डी बराबर क्यू, और ए प्लस क्यू डी माइनस का डी बराबर पी। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज होगा, ये ए प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में। सर ये ख़त्म। सर प्लस डी से माइनस डी भी ख़त्म। प्लस वाला को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। हमेशा वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में। तो पहले प्लस पी डी लिखेंगे और फिर माइनस का क्यू डी, और इधर प्लस में क्या था क्यू और माइनस में क्या था पी। सर यहाँ डी डी डी, तो सर कहेंगे सर डी कॉमन ले लीजिए, तो पी माइनस क्यू, और यहाँ पे क्यू माइनस पी। सर एक बात बताइए, यहाँ पी निगेटिव है तो यहाँ पी पॉजिटिव है, यहाँ क्यू पॉजिटिव है तो यहाँ क्यू निगेटिव है। कभी भी सिचुएशन ऐसा है कि सर वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन का अल्टर है, मतलब जो साइन इधर पॉजिटिव में है वो साइन इधर निगेटिव, और जो इधर निगेटिव है वो इधर पॉजिटिव। तो आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। आप माइनस या तो यहाँ से कॉमन लीजिए, या तो माइनस आप लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लीजिए, बात एक ही है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए राइट हैंड साइड से कॉमन लूँगा माइनस। तो लिखिए इधर क्या बचा सर, डी इंटू पी माइनस क्यू, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये पलट जाएगा। तो इधर p माइनस क्यू था, तो अब आप यहाँ p माइनस क्यू लिखिए। सर नहीं समझ में आया, कैसे पलट गया, क्या हो गया? तो देखिए सर, माइनस को जब हम p में गुना करेंगे तो माइनस p मिलेगा, यहाँ माइनस p है, और माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्यू मिलेगा। क्या प्लस क्यू है? तो साइन कॉमन निकाल लिया गया है माइनस, जिससे टर्म दोनों सेम हो गया विथ सेम साइन। तो सर तुरंत आप इधर से इधर काट सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू सेम साइन। तो देयरफॉर डी का वैल्यू क्या बचा दोस्तों, माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर आपने तो बताया था कि सर पूरा एपी में हमें 2 ही चीज़ चाहिए, एक फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। जिसको ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का खेल समझ में आ गया, समझिए कि एपी उसके लिए हवा ही बन गया दोस्तों, है ना। और आप लोग देख भी रहे हैं, है ना। अब इस डी का वैल्यू या तो फर्स्ट में पुट कीजिए, या तो डी का वैल्यू आप सेकंड में पुट कीजिए। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट में क्या था, ए प्लस पी डी माइनस का डी बराबर क्यू। तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ -1 पुट कीजिए। तो ए प्लस पी, चूँकि माइनस है दोस्तों इसलिए मैं ब्रैकेट में लेके आपको समझा रहा हूँ, ताकि कोई कमज़ोर भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा होगा ना, तो वो भी मैथ सीख जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे सर ये माइनस प्लस माइनस, p इंटू 1 करेंगे तो p आएगा। वेरी गुड। सर ये माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q। आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो सर a को रहने दीजिए इस साइड, बाकी सबको भेज दीजिए उस साइड। तो इधर तो q ऑलरेडी था,
ये माइनस पी उधर गया तो प्लस पी, ये +1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये आपका ए का वैल्यू आ गया दोस्तों। तो ए मालूम, सर डी मालूम, कुछ भी पूछ ले। क्या पूछा आपसे? nth टर्म हमको निकालना है। तो नाउ nth टर्म बराबर आप क्या बोलेंगे सर? nth टर्म तो फॉर्मूला ही होता है a + n - 1 इंटू डी। अब a के जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए, d की जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए। तो Tn बराबर a के जगह पे ये वैल्यू पुट किए तो q + p - 1 प्लस n - 1 और d की जगह पे फिर से -1, क्योंकि d का वैल्यू -1 था। सॉल्व करिए दोस्तों। तो q + p - 1 का जब n में गुना होगा तो -n, -1 का जब -1 में गुना होगा तो प्लस का 1। बताइए -1 से +1 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो देयरफॉर Tn का वैल्यू आ गया q + p - n। देखिए तो ध्यान से, यही ना प्रूफ करना था। सर p पॉजिटिव, सर p पॉजिटिव, सर q पॉजिटिव, q पॉजिटिव, सर n नेगेटिव, n नेगेटिव। अब आप बात समझ गए होंगे कि सर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आज के बाद से कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि pth टर्म ऑफ एन AP इज़ Q या एथ टर्म ऑफ एन AP इज़ B, अगर NCERT में जाएंगे तो वो A और B में देगा, और अगर RS अग्रवाल में जाएंगे तो वो P और Q में सेम क्वेश्चन को देगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अगर pth टर्म Q के बराबर है, qth टर्म P के बराबर है, तो nवां टर्म जो होगा दोनों टर्म का सम -n, तो दोनों टर्म का सम माइनस का n। MCQ में आया, मारे 2 सेकंड के अंदर आप सवाल बना के निकल जाइएगा। लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं रहा तो उनके लिए मेथड है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए कि जो बच्चे या गार्जियन हमें पहली बार देख रहे हैं, या जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन के लड़के लड़कियां हों, चाहे वो ऑनलाइन के लड़के लड़कियां हों, अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक आपको वैसा ही आपकी तैयारी में बोर्ड का करवाऊँगा, जेन्युइन तरीके से करवाऊँगा, है ना। बाकी बात रहा सर फीस का, कि फ़ीस क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, उसके लिए आपको दोस्तों कॉल करना होगा। आप कॉल करें, है ना, आपको मैं कॉल पे ही बता दूंगा। एकदम जेन्युइन, गरीब से गरीब बच्चा भी रहेगा ना तो वो भी अब हमसे पढ़ सकता है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। और रईस से रईस भी बच्चा भी रहेगा तो भी हमसे पढ़ सकता है। बस उनमें पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो आप लोग का मोस्ट वेलकम। मैं 3 चीज़ आपको पढ़ाकर एक अच्छे लेवल की तैयारी करवा दूंगा, है ना। एक मैथ की और दूसरी साइंस की। ठीक है ना। रहा बात कि सर मैं, है ना, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सारा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। इसलिए आप आराम से बेधड़क, नंबर जो डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे आप किसी भी टाइम, है ना, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको, अगर मैं बिज़ी नहीं रहा उस टाइम में, तो मैं आपको कुछ देर के बाद ज़रूर कॉल बैक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन हाँ, अब एक दिन के बाद 10th का वीडियो मैं कह रहा हूँ आएगा तो आएगा दोस्तों। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस पे अपना प्यार ज़रूर दें, अच्छे कमेंट करें, है ना, अच्छे लाइक करें दोस्तों। लाइक करना एकदम मत भूलना, ठीक है ना। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं अब अल्टरनेट डेज में मैं 10th का वीडियोज़ लाऊँगा। और जो लड़की कंटिन्यू मेरा वीडियोस चाहते हैं कि एक सिलसिलेवार से मैं पढ़ूं सर से या हमसे, तो आप डायरेक्ट हमको फ़ोन कीजिए। एक मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखूंगा, क्योंकि बच्चों का ये एक प्रॉब्लम था कि सर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, है ना। तो कुछ गार्जियन एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उन सभी गार्जियनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप अपने बच्चे को हमसे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा। ठीक है, चाहे मैं उनको घर पे आके पढ़ाऊँ या ऑफलाइन आके पढ़ाऊँ, चाहे ऑनलाइन आके पढ़ाऊँ। जिनको कोचिंग दूर लगता है कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप हमसे डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।